हाँ जी, तो बात करते हैं आज डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन जिसके बारे में हम हर घर में या हर पर्सन से सुनते ही सुनते हैं। हर कोई पर्सन यही बात करता है कि उसके जो लाइफ है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं, जिस वजह से वह परेशान रहता है। उसे ऐसा लग रहा है कि वो डिप्रेशन में जा रहा है, चाहे वो बात छोटी हो या बड़ी हो। पर्सन डिप्रेशन वर्ड का बहुत ज्यादा यूज करता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर उसकी जिंदगी में कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आई है तो वो प्रॉब्लम क्या करेगी, उसके अंदर डिप्रेशन डिप्रेशन कोज कर देगी। तो क्या सच में हर छोटी सी बात हो जाने पर या छोटी सी कोई भी नेगेटिव बात हो जाने पर पर्सन सच में डिप्रेशन में चला जाता है? क्या डिप्रेशन इतनी खतरनाक बीमारी है? क्या डिप्रेशन के सिम्टम्स एक आम पर्सन में दिखाई देते हैं? अगर दिखाई देते हैं तो कौन कौन से सिम्टम होते हैं? तो बात करते हैं अपने आज डिप्रेशन के बारे में। तो देखते हैं कि डिप्रेशन आखिर होता क्या है। तो डिप्रेशन डिप्रेशन का मतलब कि डिप्रेशन में जो पर्सन है वो उदास रहेगा। उदासी, सैडनेस आ जाना, दुखी हो जाना, पर्सन का कहीं मन नहीं लगता। उसे ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। वो अपनी होप खत्म कर देता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि वो पर्सन अपनी लाइफ तक को खत्म कर देता है। किसके चलते? सिर्फ डिप्रेशन के चलते। और वो डिप्रेशन किस वजह से आता है? जब कोई पर्सन अपनी लाइफ में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे कोऑपरेट नहीं कर पाता, उनसे डील नहीं कर पाता। तो डिप्रेशन है क्या आखिर? देखते हैं डिप्रेशन आखिर है क्या। डिप्रेशन ये है एक मूड डिसऑर्डर। मूड क्या होता है? मूड अपने बोलते हैं कि आज मेरा मूड नहीं है, कोई भी काम करने का मूड नहीं है, तो मूड में आ जाते हैं इमोशंस। मूड यानी कि या तो पर्सन का अगर पॉजिटिव मूड है, अच्छा है, तो पर्सन खुश होगा। और अगर मूड खराब बोल दें या कुछ भी है तो पर्सन दुखी हो जाता है। तो ये है डिप्रेशन। यह एक मूड डिसऑर्डर है। अफेक्टिव यानी कि जो प्रभाव डालता है पर्सन पर। अफेक्टिव भी रिलेट किससे करता है? मूड से रिलेट करता है। तो डिप्रेशन क्या है? एक मूड डिसऑर्डर है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो इट इज अ मूड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं इसमें? सैडनेस ऑफ मूड। मूड में क्या होता है? सैडनेस रहती है। सैडनेस ऑफ मूड यानी कि पर्सन का मूड कैसा रहेगा? दुखी रहेगा, हरदम वो उदास रहेगा। सेकंड है पुअर्टी ऑफ आइडियाज। जब कोई भी पर्सन दुखी होता है तो उसके माइंड में कोई आइडिया नहीं आता। उसे ये लगता है कि सब कुछ फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। वो चुपचाप कहीं बैठा रहेगा, अकेला रहेगा। तो पुअर्टी आ जाना किसमें? आइडियाज में, यानी कि उसके अंदर माइंड में कोई भी नए आइडिया या क्रिएटिव आइडियाज नहीं आते हैं। डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज। मोटर एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? मोटर एक्टिविटीज जैसे कि जितनी भी हम डेली की लाइफ में एक्टिविटीज करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। अब मान लो कि मैं ये लिख रही हूँ, यहाँ टीच करवा रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, ये एक्टिविटी है। खेलना एक्टिविटी है, पढ़ना एक्टिविटी है, कुकिंग करना एनीथिंग। अब कुछ लोग ऑफिस का वर्क करते हैं, स्कूल का करते हैं, अपने डेली रूटीन में जो भी अपने काम करते हैं वो कहलाती हैं एक्टिविटीज, जो अपने अपनी बॉडी से करवाते हैं। घर के काम से लेके बाहर के काम, एवरीथिंग वो किस में आता है? एक्टिविटीज में आता है। चाहे वो खेल कूद हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी। तो मोटर जो एक्टिविटीज हैं पर्सन की, वो क्या हो जाती हैं? डिक्रीज हो जाती हैं। अपनी डेली रूटीन की लाइफ पे अपने इस चीज को फील करके देखें। तो अगर अपना किसी दिन मूड खराब होता है तो क्या होता है? ना तो हमारा किसी के साथ बात करने का दिल करता है, ना हम हंसते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, और कोई भी काम करने का भी मन नहीं करता। तो यही कहलाता है क्या? डेफिनेशन है डिप्रेशन की। लेकिन नॉर्मली लाइफ में, जैसे कि अपनी नॉर्मल लाइफ है,
अपने हेल्दी पर्सन है, तो छोटा मोटा अगर अपना मूड ऑफ है तो उस चीज को बोलते हैं सैडनेस, दुखी होना, अपने वो चीजें काम ना करना, मूड खराब होना, अपने कोई काम नहीं करते है ना, कुछ सोचते नहीं है, बस चुपचाप बैठ, वो आते हैं अपने जब हम दुखी होते हैं, सैडनेस में। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन की स्टेज वो है जिसमें पर्सन की जो थॉट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। पर्सन नेगेटिविटी, पर्सन की माइंड में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर पर्सन थोड़ा बहुत दुखी है तो उस चीज से कॉपरेट करेगा और रियलिटी में आ जाएगा। रियलिटी में आके क्या करेगा, अपनी जो थिंकिंग है उसे मॉडिफाई करना स्टार्ट करेगा और अपनी डेली की जो लाइफ है नॉर्मल वो कंटिन्यू रखेगा। लेकिन डिप्रेशन के पर्सन में क्या होता है, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि वो अपने आसपास के इन्वायरमेंट में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर लेता है कि वो अब उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता, तो वो कहलाता है डिप्रेशन। इसके बाद देखते हैं कि इसके कॉजेज कौन कौन से रहते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ सीरोटोनिन, सीरोटोनिन न्यूरो हार्मोन है ये, जो क्या करता है, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन हमारी बॉडी और ब्रेन के बीच में एक कनेक्शन रहता है, किसके द्वारा, नर्व्स के द्वारा होता है। तो वो नर्व्स क्या करती हैं, सेंसेशंस पहुंचाती हैं ब्रेन तक। मान लो कि हमने खाना खा लिया, हमारा पेट भर गया, तो वो सेंसेशन माइंड तक जाएगी, तभी अपने खाना बंद करते हैं। ठीक है, मान लो कि हम थक चुके हैं, बहुत काम कर लिया, थक गए, तो हमारी बॉडी माइंड को सेंसेशन पहुंचाएगी कि अब क्या है, बॉडी थक चुकी है, अभी और वर्क नहीं होगा, तभी हम क्या करते हैं, काम करना बंद करते हैं। तो ये सेंसेशंस जो पहुंचाते हैं वो कहलाते हैं न्यूरो हॉर्मोन्स। किसके थ्रू? न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं ये, उनके थ्रू जाती हैं, नर्व्स के थ्रू माइंड तक, यानी कि ब्रेन तक जाती हैं। तो उनमें एक है सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का काम क्या है, जो हमारा मूड है, जीआई ट्रैक्ट है, डाइजेस्टिव से रिलेटेड, इन चीजों की जो सेंसेशंस है वो ब्रेन तक पहुंचाता है। तो इसमें क्या आ गई, डेफिशिएंसी आ गई, कमी आ गई, तो उस वजह से क्या होगा, डिप्रेशन होगा। सेकंड है जेनेटिक। अगर फैमिली में पहले किसी को है तो ये जेनेटिक यानी कि हेरिडिटरी, अनुवांशिक रहता है, वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसफर होता रहता है। फिर है डिक्रीज कैटाकोलामाइन। जो कैटाकोलामाइन है ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसका भी लेवल क्या हो जाना, लो हो जाना। स्ट्रेसफुल लाइफ, अगर पर्सन की जो डेली लाइफ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, सुबह उठने से लेके सोने तक पूरी लाइफ पूरा जो डे है उसका, उसमें क्या है, स्ट्रेस ही स्ट्रेस है, घर का स्ट्रेस, फैमिली का स्ट्रेस, ऑफिस वर्क करने जा रहा है तो वो स्ट्रेस, तो स्ट्रेसफुल अगर पर्सन की लाइफ है। तो लॉस ऑफ लव्ड वन, अगर कोई पर्सन ऐसे पर्सन को लॉस कर देता है जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, उस वजह से भी क्या हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर किसी के पास काम नहीं है तो फाइनेंशियली डिफिकल्टीज आ रही हैं, अगर किसी पर्सन को, अगर कोई पर्सन अपने घर के खर्चे नहीं उठा पा रहा, जो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा फाइनेंशियली डिफिकल्टीज की वजह से, तो भी क्या है, उस घर में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, झगड़े रहेंगे, जिस वजह से क्या होगा, डिप्रेशन होगा। रिजेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, कुछ बच्चों को क्या करते हैं, कुछ पेरेंट्स रिजेक्ट कर देते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं देते। होता है कभी कभी कि अपने वर्किंग के दौरान या फिर कुछ भी क्या करते हैं, पेरेंट्स जाने अनजाने में कभी कभी अपने बच्चों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, उन्हें क्या होता है, उनके माइंड पे गलत इफेक्ट पड़ता है कि हमारे पेरेंट्स हम पर ध्यान नहीं दे रहे, या जो स्ट्रेस होता है पेरेंट्स को वो बाहर के काम का होता है, लेकिन घर पे जैसे बच्चे तंग कर रहे हैं तो उन्हें डांट दिया, जब भी बोले उनसे कभी खेले नहीं, कुछ भी। तो ऐसी कंडीशन में जो बच्चे रहते हैं वो बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि ऐसे बच्चों को क्या लगता है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हम पे ध्यान नहीं दे रहे। नेक्स्ट है नेगेटिव थिंकिंग। अगर कोई पर्सन कंटिन्यू
अपनी थिंकिंग को नेगेटिव ही बनाए हुए है, उसे पॉजिटिविटी दिखती ही नहीं किसी चीज में। किसी फ्रेंड ने या किसी ने भी, फैमिली मेंबर ने ही कुछ भी, मान लो कि कोई पर्सन कोई काम कर रहा है और किसी ने उसे ये बोल दिया कि नहीं ये अभी अच्छा नहीं हुआ, तो इस बात का भी वो बुरा मना जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग छोटी से छोटी बात पे भी क्या करते हैं, बुरा मना जाते हैं। तो अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स वाला है, वो अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को कम इन्वॉल्व किए हुए है, तो उसकी ये थिंकिंग आगे जाके डिप्रेशन कॉज करेगी। नेक्स्ट है माल अडप्टिव बिहेवियर। माल अडप्टिव मतलब जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करते। अगर किसी पर्सन का बिहेव ऐसा है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो उस पर्सन का वो बिहेवियर जो है वो क्या होगा, आगे जाके डिप्रेशन को कॉज करेगा। तो ये कॉजेस थे डिप्रेशन के। इसके बाद देखते हैं कि इसकी स्टेजेस क्या क्या रहती हैं। डिप्रेशन की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, तो देखिए फर्स्ट वन स्टेज है इसकी माइल्ड स्टेज। माइल्ड सा डिप्रेशन अपने कह सकते हैं कि अभी जैसे ही डिप्रेशन स्टार्ट हुआ है, डिप्रेशन अभी स्टार्ट हुआ है, लगभग 2 ईयर की, जो जैसे आज से स्टार्ट हुआ, आज से लेके 2 साल, इसका जो टाइम पीरियड रहता है वो रहता है 2 ईयर। इसे बोलते हैं डिस्थीमिया, सॉरी, हाँ डिस्थीमिया, इसे डिस्थीमिया भी बोलते हैं। माइल्ड डिप्रेशन, डिस्थीमिया, इसका जो रहता है टाइम पीरियड वो रहता है 2 ईयर का। इसमें बहुत ही जो सिम्टम्स हैं वो कम होते हैं। इसमें रहता है कि जो पेशेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग सोचने लग जाता है, एक्टिविटीज में कम पार्टिसिपेट, एक्टिविटी करता नहीं है, पार्टिसिपेट कम करता है, जो आइडियाज हैं वो उसमें बहुत ही कम मानने लगते हैं। तो ये कहलाता है माइल्ड या डिस्थीमिया। इसके बाद है मॉडरेट। माइल्ड से नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो आती है मॉडरेट। ये लगभग रहती है 3 से 7 ईयर तक, लगभग अप्रोक्सीमेट। इसमें क्या है, जो माइल्ड है इससे ये थोड़ा ज्यादा खतरनाक होता है मॉडरेट। तो मॉडरेट में क्या रहेगा, जो सिम्टम्स थे वही सेम, नेगेटिविटी पहले कम थी, उसे अपने सोल्व कर सकते थे, पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते थे, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही नेगेटिविटी आ जाती है। पर्सन खाना पीना कम कर देता है, होपलेस हो जाता है, यानी कि किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, उसे लगता है कि मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, हेल्पलेस हो जाता है, तो वो कंडीशन कहलाती है मॉडरेट। उसके बाद आता है सीवियर डिप्रेशन। सीवियर यानी कि बहुत ही डेंजरस रहता है सीवियर डिप्रेशन। सीवियर में पर्सन अपने आप को बिल्कुल अकेला समझता है, उसे ये लगता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं, बिल्कुल निकम्मा हूं, मेरी कोई भी हेल्प नहीं करेगा, खाना पीना ऐसा पर्सन बंद कर देता है। सीवियर स्टेज आ जाती है डिप्रेशन की। इसमें और भी सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि उसका जो ईटिंग बिहेव है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ऐसे पर्सन की जो स्पीच है या दूसरों से बात जो करता है वो भी सही ढंग से नहीं कर पाता। अगर ऐसे पर्सन को कोई टास्क, उसने कोई एक्टिविटी करनी है, टास्क करना है, तो उस टास्क पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, किसी चीज में अपनी कंसंट्रेशन नहीं लगा पाता और ना ही किसी को अटेंशन दे पाता है, तो ये कहलाता है सीवियर डिप्रेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिप्रेसिव स्टूपर। डिप्रेसिव स्टूपर इसकी लास्ट स्टेज होती है। वेरी 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 सीवियर टाइप का ये डिप्रेशन रहता है। इसमें जो पर्सन है उसमें सेम वही सारे सिम्टम आएंगे, लेकिन प्लस में डेल्यूजन और हेलुसिनेशन जैसे जो सिम्टम्स हैं वो भी अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से साइन सिम्टम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट सिम्टम आता है होपलेसनेस, यानी कि पर्सन ने क्या किया, होप ही छोड़ दी। होपलेसनेस होता है, पर्सन उम्मीद ही छोड़ देता है दूसरों से और खुद से भी, उसे लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, होपलेस हो जाता है। हेल्पलेस, उसे ये लगता है ना तो कोई पर्सन मेरी हेल्प करता है, ना ही मैं किसी की कर सकता हूं। हेल्पलेसनेस।
वर्थलेसनेस, उस पर्सन को ये लगता है कि अब वो किसी भी काम का नहीं रहा, बिल्कुल निकम्मा बन चुका है, किसी दूसरे पर्सन को उससे कोई लेना देना है ही नहीं। इसके बाद आता है लो कॉन्फिडेंस, उस पर्सन का जो कॉन्फिडेंस है वो कम होना शुरू हो जाता है। इंसोम्निया, नींद नहीं आती उसे। डिस्टर्ब ईटिंग बिहेव, ऐसे पर्सन का जो ईटिंग बिहेव है वो भी क्या है, डिस्टर्ब हो जाता है। नेगेटिविज्म, क्या होता है, नेगेटिविज्म आ जाता है ऐसे पर्सन में, अपने आसपास बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को कलेक्ट कर लेता है, हर चीज में नेगेटिव चीज, हर बात में नेगेटिव पॉइंट ढूंढना शुरू कर देता है। ढूंढना नहीं कह सकते, मतलब उसे लगता है, उससे कोई भी बात करेगा तो वो उस बात के नेगेटिव पॉइंट को पकड़ेगा, ना कि पॉजिटिव को पकड़ेगा। उसके बाद है सुसाइडल थॉट्स। ये सुसाइडल थॉट्स आते हैं जब पर्सन डिप्रेसिव स्टूपर में चला जाता है, डिप्रेसिव स्टूपर में, और जो सीवियर डिप्रेशन होता है, इन दोनों कंडीशन में, सीवियर डिप्रेशन और डिप्रेसिव स्टूपर में जो पर्सन है उसे सुसाइडल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन डिप्रेसिव स्टूपर में वो सुसाइड कमिट भी करता है, कमिट करेगा सुसाइड। इसके बाद देखते हैं लो कंसंट्रेशन हो जाती है, अटेंशन भी लो हो जाती है। कंसंट्रेशन क्या होता है, ध्यान देना, ध्यान देना किसी चीज पर। हम लोग स्टडी करते हैं तो बोलते हैं ना पूरी कंसंट्रेशन से करनी चाहिए, तो पर्सन अपने आसपास का सब कुछ भूलकर क्या करता है, जब किसी एक चीज पर फोकस लगा लेता है उसे बोलते हैं कंसंट्रेशन, ध्यान केंद्रित कर लेना किसी एक चीज पे, वो कहलाता है कंसंट्रेशन। अटेंशन क्या होता है, अटेंशन में हम किसी सामने वाले पर्सन को ध्यान से सुनते हैं, अटेंशन देते हैं उस पर्सन को, उस पर्सन की बात को गेन करते होते हैं, अटेंशन देना। तो दोनों ही चीजें क्या हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। सेल्फ ब्लेम, पर्सन खुद को ब्लेम करने लग जाता है और गिल्ट में रहना शुरू कर लेता है। गिल्ट यानी कि ग्लानि, खुद उसे ये लगेगा कि उस, मान लो कि कुछ भी हो गया, वो बोलेगा कि ये मेरी वजह से हुआ है, इसका रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार मैं हूं, तो गिल्ट में रहेगा। उसके बाद है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उस पर्सन, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि वो पर्सन अपनी बॉडी को इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल कर लेता है, जैसे कि वैक्स होती है, किसी भी तरह से उसे मोल्ड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, तो ये पर्सन भी अपनी पूरी बॉडी को इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल बना लेता है। डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, निहिलिज्म मतलब खत्म, सब कुछ शून्य, जीरो, ठीक है, यानी कि निहिलिज्म मतलब ये मानता है कि सब कुछ क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, निहिलिज्म। डेल्यूजन क्या होता है, डेल्यूजन होते हैं फॉल्स, यानी कि गलत बट फिक्स आइडियाज होते हैं पर्सन के, गलत होते हैं लेकिन उसके माइंड में फिक्स हो जाते हैं, वो आइडियाज क्या कहलाते हैं, डेल्यूजन कहलाते हैं। फॉल्स बट फिक्स आइडियाज, यानी कि है गलत लेकिन क्या है, उसके माइंड में फिक्स हो चुके हैं, वो होगा डेल्यूजन। तो यहां कौन सा डेल्यूजन आ रहा है, डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, मींस निहिलिज्म का मतलब होता है खत्म, खत्म, बिल्कुल शून्य हो जाना। तो ऐसे डिप्रेशन का जो पेशेंट है उसे ये लगेगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी नहीं रहेगा, सब बर्बाद हो चुका है, उसका माइंड बिल्कुल जीरो, शून्य पे चला जाता है, वो होता है डेल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। फिर है लॉस ऑफ एनर्जी, फैटिग रहेगा, अपनी बॉडी, उसे लगेगा ही नहीं कि मेरी बॉडी में कोई एनर्जी है, मैं कुछ कर सकता हूं, क्योंकि उसके अंदर अब वो जिज्ञासा ही नहीं रहती, एक होती है ना होप, कुछ करने का जज्बा, वो होता ही नहीं है, बिल्कुल खत्म। उसके बाद है जीआई प्रॉब्लम्स आती हैं, जीआईटी से रिलेटेड कुछ जो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट्स हैं वो रहने लगते हैं, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम रहने लगती है, रेस्टलेसनेस हो गया, बेचैनी, इरिटेबिलिटी, पर्सन इरिटेट रहना शुरू हो जाता है। एक्यूट डिमेंशिया, डिमेंशिया क्या होता है,
डेमेंशिया होता है कि पर्सन भूल जाता है, उस यानी कि चीजों को भूलना शुरू कर देता है। डिमेंशिया क्या है? एक प्रॉब्लम है, ये भी एक डिसऑर्डर है साइकेट्री का। इससे रिलेटेड जो वीडियो है वो मैंने पहले बना दी है, आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके डिमेंशिया की जो वीडियो है वो देख सकते हैं। तो इन शॉर्ट डिमेंशिया में होता है कि पर्सन भूल जाता है, चीजों को भूलना शुरू कर देता है, जैसा कि ओल्ड एज में होता है। ठीक है, कि कुछ रख दिया भूल गए, लेकिन डिमेंशिया में रिकवरी नहीं होती। जो वो चीजों को भूला है, जिस कंटेंट को भूल चुका है, वो कंटेंट रिकवर नहीं कर पाएगा, जैसे कि रिकॉल कर ही नहीं पाता, उसकी मेमोरी क्या है, बिल्कुल लॉस हो जाना, वो कहलाएगा डिमेंशिया। जैसे कि नॉर्मली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई चीज कहीं रखकर भूल जाते हैं, अगर उस चीज को रिकॉल करेंगे यानी कि याद करेंगे कि कहाँ रखी थी या क्या बात थी, तो वो हमें याद आ जाएगी। लेकिन डिमेंशिया में क्या होता है, रिकॉल होता ही नहीं है। ओके, वो कहलाता है डिमेंशिया। तो डिमेंशिया की एक्यूट स्टेज रहती है। इसमें हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम। कौन सा भ्रम? इसमें पेशेंट को ये लगता है कि कोई चीज है लेकिन वास्तव में वो होती नहीं है, मतलब विदाउट स्टिमुली परसेप्शन होती है पर्सन को। इसमें क्या है, फॉल्स परसेप्शन होती है, गलत परसीव करता है, चीजों को अपने माइंड में लेके आता है, जबकि हकीकत में वो होती ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ऐसे पर्सन को ये लगेगा, जैसे कि सोया हुआ है या कहीं बैठा है, तो चिल्लाएगा कि वहां सांप है, सांप है। देखेंगे वहां कुछ भी नहीं होता, वास्तव में कोई चीज होती नहीं है, लेकिन ये पर्सन क्या करता है, उस चीज को परसीव करता है, वो कहलाता है हेलुसिनेशन। उसका भ्रम है, एक विभ्रम बोलते हैं इसे, कि चीज, किसी भी चीज का या किसी भी इवेंट का ना होना, लेकिन उसे परसीव करना, अपने माइंड में वो सोच लेता है। अगर वो सोचेगा कि मुझे कोई आवाज लगा रहा है, उसके माइंड में है कि कोई आवाज लगा रहा है, ठीक है, लेकिन हालांकि रियलिटी में उस पर्सन को कोई आवाज नहीं लगाता। उसे लगेगा कि मेरी स्किन पे कीड़ियां चल रही हैं, कुछ रेंग रहा है, हालांकि वहां कुछ भी नहीं होता। वो सिर्फ उसकी जो थिंकिंग है वो होती है, गलत थिंकिंग होती है। तो वो चीज कहलाता है हेलुसिनेशन। कई टाइप का रहता है ये, ऑडिटरी होता है, सेंसरी होता है, और काफी तरीके का, कई टाइप्स है इसके। इसके बाद है डिक्रीज टोन, स्पीच एंड वॉल्यूम। पर्सन की जो टोन है, टोन यानी कि जो अपने बात करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, स्पीच हो गई, जो वर्ड्स अपने माउथ से हम निकाल रहे हैं, मुंह से निकाल रहे हैं, वो हो गई स्पीच। वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम, वो तो सब चीजें क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि जो हम बोलते हैं या जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारी टोन होती है, ये सब किस पे डिपेंड करती है? अगर हम किस पे डिपेंड करेगी? अगर हमारी कंसंट्रेशन सही है, अगर हमें कॉन्फिडेंस है, अगर हमें कॉन्फिडेंस है तो हमारी वॉल्यूम अप रहेगी। लेकिन अगर किसी चीज को लेकर कॉन्फिडेंस है ही नहीं, तो ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, लो हो जाती है। तो इस पर्सन की क्या है, जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो चुका है, तो उसकी स्पीच, वॉल्यूम और टोन भी क्या रहती है, कम रहती है, बहुत कम बोलेगा, धीरे धीरे बोलेगा, जो किसी को सुनाई ही ना दे। इसके बाद है स्पेसिफिक साइंस आते हैं ऐसे पर्सन में कुछ। फर्स्ट है ओमेगा साइन। ओमेगा साइन क्या होता है कि जो पर्सन का फोरहेड रहता है, फोरहेड में दोनों अपनी जो आईब्रोज हैं, आईब्रोज के बीच में ओमेगा का साइन बन जाता है। ये फिजिकल साइन में आ जाते हैं ओमेगा साइन। दोनों मान लो कि ये बोज हैं अपनी दोनों, इनके यहाँ बीच में इस तरह का ओमेगा साइन बन जाएगा, ये कहलाएगा ओमेगा साइन। वर्ग्यूथ साइन बनता है या फोल्ड बोल सकते हैं, ये बनता है जो हमारी आईलिड होती है, जो हमारी पलकें हैं, इसके ऊपर ऐसा ट्रायंगल शेप का क्या बन जाता है,
एक स्पोर्ट्स बन जाते हैं, वो कहलाता है वर्गत साइन। तो ये दो फिजिकल साइन भी दिखाई देते हैं, स्पेसिफिक साइन बोलते हैं, स्पेसिफिक साइन ऑफ डिप्रेशन। इसके बाद है सुसाइडल आइडियाज आते हैं ऐसे पर्सन को, और एनहीडोनिया। एनहीडोनिया का मतलब होता है कि लॉस ऑफ प्लीजर, यानी कि पर्सन अपनी जो प्लीजर है, जो शांति है, उसे क्या कर देता है, खत्म कर देता है, या उसका लॉस हो जाना। ऐसे पर्सन को कहीं भी शांति मिलती ही नहीं है, चाहे आसपास का एनवायरनमेंट कितना ही प्लीजरेबल क्यों ना हो, तो वो कहलाता है एनहीडोनिया। तो ये थे साइन सिम्टम्स डिप्रेशन के। इसके बाद आता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या देंगे, सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती हैं। उसके बाद है सीबीटी, यानी कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देते हैं। कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, कोग्निटिव बिहेवियर, कोग्निटिव मतलब थिंकिंग, बिहेवियर जो पर्सन बिहेव करता है। तो इस थेरेपी के अंदर पर्सन की जो थिंकिंग है उस पेशेंट की, वो जानते हैं कि वो क्या सोच रहा है, खुद को लेकर, सामने वाले पर्सन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, उसकी थिंकिंग के बारे में पता करेंगे और उस पर क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, फोकस करेंगे और उसे सही करने की कोशिश करेंगे। और बिहेवियर, थिंकिंग की वजह से उसका बिहेव कैसा हो चुका है, तो उस बिहेव को इम्प्रूव करना कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंदर आता है। उसके बाद है ईसीटी, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी देते हैं। डिप्रेशन के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव थेरेपी है ये ईसीटी। क्या है ये, इलेक्ट्रो कन्वर्जन, यानी कि इलेक्ट्रिकल रोड्स लगाकर, जो अपनी टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब पर इलेक्ट्रिकल रोड्स लगाकर क्या किए जाते हैं, पर्सन को आर्टिफिशियली दौरे करवाए जाते हैं, वो कहलाता है ईसीटी। अगर पेशेंट सीवियर डिप्रेशन का है, सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट है, तो उस पेशेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियल जो ट्रीटमेंट है उसमें ईसीटी दी जाती है। जो फर्स्ट वीक रहता है उसमें 3 ईसीटी देते हैं, एक वीक के अंदर 3 बार ईसीटी देंगे। जो सेकंड वीक रहेगा उसमें 2 ईसीटी, यानी कि एक वीक के अंदर 2 ईसीटी देंगे, और थर्ड वीक में भी 2 ईसीटी देते हैं। तो जो सीवियर डिप्रेशन का पेशेंट है उसमें इनिशियल जो ट्रीटमेंट करना है पेशेंट का, वो ईसीटी से करते हैं, क्योंकि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं वो इतनी जल्दी काम करना शुरू नहीं करती। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स लगभग जो 2 वीक्स यानी कि 15 डेज के अंदर अपना जो वर्क है वो करना स्टार्ट करती हैं डिप्रेसिव पेशेंट पर। तो इसीलिए अगर पेशेंट सीवियर कंडीशन में है, सुसाइडल थॉट्स उसमें बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो सबसे पहले ईसीटी करते हैं। उसके बाद एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग्स हैं वो कंटिन्यू रखेंगे, और उसके बाद जितनी भी थेरेपीज हैं वो होती हैं, जिसमें कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गई। फिर है फैमिली थेरेपी। फैमिली थेरेपी में क्या होगा, वो पर्सन और प्लस उसकी जो फैमिली है, फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, उन सब से क्या किया जाएगा, डील किया जाएगा, उन सब से बातें की जाएंगी। फैमिली थेरेपी इंडिविजुअल भी हो सकती है और ग्रुप में भी हो सकती है, यानी इसमें जो थेरेपी दे रहा है, थेरेपिस्ट जो थेरेपी दे रहा है, वो फैमिली के पर मेंबर से अकेले में भी बात करेगा और ग्रुप में बैठकर आमने सामने भी बात करेगा। तो इसमें भी यही देखते हैं कि उस पर्सन को डिप्रेशन क्यों हुआ, किस बात पे हुआ, उस मेन मुद्दे पे जाया जाता है। फिर उस बात को लेकर उसके जितने फैमिली मेंबर्स हैं उनकी क्या क्या राय है, वो उनसे अकेले में भी पूछी जाएगी, एक एक पर्सन को बुला के, और फिर जिस पर्सन को डिप्रेशन हो चुका है उस पर्सन से भी पूछी जाएगी। तो ये कहलाती है फैमिली थेरेपी। और उसके बाद एक कंक्लूजन पे निकला जाएगा। जो पर्सन थेरेपी दे रहा है वो बायस नहीं होना चाहिए, यानी कि ये ना हो कि जिस पर्सन को डिप्रेशन है सिर्फ उसी की बातों को सच माने,
या फिर जो फैमिली बता रही है सिर्फ उन्हीं की बातों को सच माने, तो ये कहलाती है फैमिली थेरेपी। उसके बाद आता है बिहेवियर थेरेपी। इसमें जो डिप्रेसिव पेशेंट है उसका बिहेव देखा जाता है कि वो किस तरह से कर रहा है। जो इतने भी लोग हैं उन सब के साथ उसकी बात करने का तरीका या उसका रहन सहन कैसा है, तो इन सब को पहले देखा जाता है, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि किस तरह से कौन कौन सा बिहेव उस पर्सन का गलत है और कौन से में उसे मॉडिफाई करना है। सपोर्टिव थेरेपी होती है। सपोर्टिव थेरेपी यानी कि ऐसी थेरेपीज जो कि क्या करें, हेल्प करें पर्सन की उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में। इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक हो सकती है, रिलैक्सेशन जिससे उस पर्सन को रिलैक्स फील हो, जैसे कि हिप्नोसिस वगैरह, जो हिप्नोसिस जैसी टेक्निक्स का यूज किया जाता है जिससे पर्सन के माइंड को रिलैक्स किया जा सके। गाइडेंस होती है, उस पर्सन को गाइड करना, उससे बात करना, काउंसलिंग करना ऐसे पर्सन की। पहले गाइडेंस देंगे उसे, उस पर्सन से बात करेंगे कि आखिर उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या, और फिर उसके बारे में उसे गाइड करेंगे कि आप ऐसे ऐसे करके ये करके देखो, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम को जानकर फिर उस पर क्या किया जाएगा, फोकस किया जाएगा, उस पर वर्क किया जाएगा। काउंसलिंग में उस पर्सन की काउंसलिंग करते हैं। मैरिटल थेरेपी, मैरिटल यानी कि मैरिज, शादी। अगर कोई कपल है या हस्बैंड वाइफ में से किसी एक को डिप्रेशन हो चुका है तो वो किस वजह से हुआ, हो सकता है वो डिप्रेशन उनकी मैरिड जो लाइफ है उनमें कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं उनके, तो कोई ना कोई यानी कि मैरिज से रिलेटेड क्या है, उनमें कोई प्रॉब्लम चल रही है, उस वजह से पर्सन किस में चला गया, डिप्रेशन में चला गया, तो मैरिटल थेरेपी दी जाती है ऐसे पर्सन को। उसके बाद है ग्रुप थेरेपी। ग्रुप थेरेपी में क्या होता है, जो डिप्रेसिव पेशेंट है उसे क्या करते हैं, पूरे ग्रुप में बिठाया जाता है। ग्रुप यानी कि एक से ज्यादा लोग होते हैं, उनके बीच में ही ये पर्सन रहता है और फिर उसकी स्किल को इम्प्रूव किया जाता है, उसकी थिंकिंग, उसके बिहेव को इम्प्रूव किया जाता है ग्रुप के अंदर, ताकि वो ज्यादा लोगों से बात करे। इस ग्रुप थेरेपी में पर्सन का IPR यानी कि इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है उसे मेंटेन किया जाएगा। ये जो ग्रुप थेरेपी है ये डिप्रेशन की जो माइल्ड या मॉडरेट स्टेज है उसमें इफेक्टिव होती है। सीवियर स्टेज में ये इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि सीवियर स्टेज में पर्सन को सुसाइडल जो रहते हैं आइडियाज आते हैं, वो सुसाइड कमिट करने की सोचता है, तो ऐसे में वो क्या है, दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर ही नहीं पाएगा। तो जो ग्रुप थेरेपी है माइल्ड या थोड़ा जो मॉडरेट टाइप का या एक्यूट बोल सकते हैं इसे, मॉडरेट को माइल्ड, और जो एक्यूट टाइप का डिप्रेशन है उसके लिए इफेक्टिव रहती है। अगर डिप्रेशन सीवियर टाइप का हो चुका है तो उसमें ECT सबसे पहले देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दूसरी थेरेपीज देते हैं। तो ये था डिप्रेशन का आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा आज का ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।